तो चलिए, आपको पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा दिए थे। तो आज से 19वां नंबर क्वेश्चन से चलेंगे और आज करीब से करीब 50 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र जो है वो ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की वह परिभाषा किसने दिया है? तो ये जो परिभाषा जो है वो आपके जाके चैपमैन ने दिया है। कौन दिया था? चैपमैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन जो है उत्पादन के साधन नहीं है? तो हमने तुम लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि उत्पादन के कितने साधन हैं? 4 साधन। कौन कौन? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। इसके अलावा यदि कोई भी 5वां साधन आता है तो वो अर्थशास्त्र का साधन नहीं होगा। तो देखो कौन कौन सा चीज़ है। तो भूमि है, ये है, पूंजी भी है, श्रम भी है, निवेश है। तो निवेश जो है उत्पादन का साधन नहीं है, तो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये देखो कि आर्थिकेतर का मतलब क्या होता है। आर्थिकेतर का मतलब ये होता है कि धन से रिलेटेड जो है, धन से रिलेटेड वस्तु का उदाहरण है, ये बोलता है। तो धन से रिलेटेड वस्तु का उदाहरण कौन है जो बताओ? पहला है अध्यापक की सेवा, दूसरा है माता की सेवा, तीसरा है डॉक्टर की सेवा और चौथा बैंकर की सेवा। तो यहाँ पर हो जाएगा माता की सेवा। माता की सेवा क्यों? क्योंकि माता की सेवा हम करेंगे तो उनसे हमको क्या चीज़ मिलेगा? पैसा मिलेगा, क्योंकि वो खुश होकर हमको पैसा भी देगी। तो इसी कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक शामिल है? तो ऑप्शन देखो, कहता है लगान, दूसरा हो गया मजदूरी, तीसरा है ब्याज, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्पादन के साधन में जो है तुम्हारा लगान भी आएगा, मजदूरी भी आएगा और ब्याज भी आएगा। तो इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि ये जो नीचे जो जितने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पर तुमको विचार करके अपने राय को देना है कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सेकंड क्या होता है कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और डी है जो कहता है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था तथा समष्टि अर्थव्यवस्था। ये आपको पूर्णतः गलत है। तो आपको आंसर जो है वो कौन हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या होगा? सी। अब देखो, हम तुम लोगों को बहुत ही शॉर्ट तरीका में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एक निश्चित या तो कोई निश्चित अनुपात में या तो कोई खास क्षेत्र में काम करता है, वो क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि में क्या होता है कि संपूर्ण क्षेत्र में काम करता है, वो हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। मोटा मोटी याद रखो मेरे भाई। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? जो अर्थव्यवस्था हो गया, इसके व्याख्या करने का प्रयास कौन करता है? तो एक करने का काम करता है समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो ऑप्शन 1 है मांग का सिद्धांत, दूसरा उत्पादन का सिद्धांत, तीसरा कीमत निर्धारण का सिद्धांत
और चौथा इनमें से सभी, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो बोलते हैं हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो ऑप्शन है, पहला क्या क्या ऑप्शन दिया है, राजकोषीय नीति, ये तो कभी होगा नहीं। मौद्रिक नीति, आई एम सॉरी, ये होगा, क्योंकि इनमें से कौन सा क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्र का। तो अर्थ, तो राजकोषीय जो नीति है वो क्या चीज़ रहेगा, इसमें जो है वो संपूर्ण देश का होता है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति क्या होता है, तो मौद्रिक नीति भी जो है उसी से रिलेटेड हो जाएगा, तो मौद्रिक नीति भी हो जाएगा। अब विदेश व्यापार नीति क्या है, तो विदेश व्यापार नीति भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी, तो आंसर जो है वो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये जो स्टेटमेंट जो दिया है उसी पर विचार करने के लिए बोल रहा। क्या क्या दिया गया। पहला स्टेटमेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। व्यष्टि जो अर्थशास्त्र को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, कीमत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, असमष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये दोनों का दोनों आंसर सही है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत का सिद्धांत कहा जाता है, समझ आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, ये दोनों को दोनों सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो अब चलते हैं क्या जी, ऑप्शन में चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। जो देखो इसमें जो है ऑप्शन एक है कि केवल एक, सेकंड में है केवल दो, और सी में है एक तथा दो दोनों, और डी में है न तो एक न ही दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक तथा दो दोनों। ठीक है, फिर क्वेश्चन का था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो बोल दिए हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण क्षेत्र का, तो व्यक्तिगत इकाई कोई खास का होता है नहीं भाई, व्यक्तिगत है भाई, इकाई है तो संपूर्ण क्षेत्र का होता है। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, तो मूल्य निर्धारण भी तो जो है वो किसी इंटरनेशनल लेवल पर होता है कि मूल्य का निर्धारण क्या होगा। छोटे छोटे इकाई उपयुक्त में से सभी। देखो, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, व्यष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि देखो व्यष्टि माने क्या चीज़ बोले थे, सॉरी, व्यष्टि माने हम बोले थे कि कोई कोई खास क्षेत्र का। तो देखो व्यक्तिगत इकाई है, एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो ये जो है वो कोई खास क्षेत्र का आ गया। ठीक है, अब व्यक्तिगत मूल्य मतलब कोई एक व्यक्ति के मूल्य के बारे में बोल रहा है। और यहाँ छोटे छोटे इकाई, तो छोटे छोटे इकाई के बारे में बोल रहा है, उपयुक्त सही तो उपयुक्त सभी। यहाँ हम ये नहीं देखे तो बाबू को क्या लिखा, व्यष्टि लिखा है या समष्टि लिखा, तो उसी के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। लेकिन इसके हिसाब से आंसर तुम्हारा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि निम्नलिखित में से उस एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से उस में से किस एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। अब ऑप्शन देखो कहता है, पहला आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ का मतलब क्या जानते हो, जो धन से रिलेटेड नीतियाँ होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक नीतियाँ। और सेकेंड क्या होगा, आर्थिक कल्याण। और डी है पूर्ण रोजगार। तो आंसर क्या हो गया, पूर्ण रोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं हाँ। 30 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। व्यष्टि माने फिर भी बोले थे किसी खास क्षेत्र का। देखना, भारत में कृषि श्रम की समस्या, ये नहीं होगा। वस्तु कीमत का निर्धारण, तो आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का था एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के किस भाग में किया गया। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, यहाँ दे दिया क्या चीज़, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल लेवल, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है तो क्या होता है, इस संपूर्ण क्षेत्र का होता है। तो ये जो ये तो विदाउट ऑप्शन के मारे क्या समष्टि अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, बोलते हैं हम। क्वेश्चन 32 का था कि निम्नलिखित में कौन एक समष्टि घटक है। वही समष्टि मानी संपूर्ण क्षेत्र वाला। तो ऑप्शन एक क्या कहता, एक कहता एक वस्तु की कीमत,
दूसरा उपभोक्ता संतुलन, और तीसरा मांग की लॉन्च, चौथा राष्ट्रीय आय। तो ये जो है तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं हाँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जो व्याख्या है वो करने का प्रयास जो है वो निम्नलिखित में कौन सी शाखा करता है। तो कौन सी शाखा करेगा, जो देखो पहला है समष्टि अर्थव्यवस्था वाला, दूसरा व्यष्टि अर्थव्यवस्था वाला, तीसरा उदारवादी अर्थव्यवस्था, चौथा चाणक्य की अर्थव्यवस्था। तो चाणक्य तो कभी भी जिंदगी में होगा ही नहीं, ये हम बोलते हैं 100%। तो यहाँ भी दे दिया है भारी भारी क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण व्याख्या। तो समष्टि अर्थशास्त्र देखना क्या हो, समष्टि अर्थशास्त्र ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 34 कहता है कि निम्नलिखित में कौन से आर्थिक मुद्दे को समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन के आर्थिक मुद्दा, और वो भी क्या समष्टि अर्थशास्त्र में कौन हो जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र में देखो ऑप्शन देखेंगे तब ना, एक है भुगतान संतुलन, दूसरा है विनिमय दर, तीसरा है मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि देखो भुगतान भी है, विनिमय भी हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो, तो आंसर इनमें से सभी। ऑप्शन देखो केवल एक, केवल दो, और केवल तीन, और उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 34 का। और यहाँ पर जो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए बता रहे हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये आपको ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। क्या चीज़ कीजिए, विचार कीजिए। पहला क्या है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं। क्या है, बिल्कुल हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र दोनों की अलग अलग शाखाएं। सेकंड क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या बोलता है। अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं असीमित होते हैं और असीमित को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। और सी में हो गया आपका कि साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है, और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है। और डी है इनमें से सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन या चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए क्या चीज बोलता है, असीमित आवश्यकता, दूसरा सीमित आवश्यकता, सीमित साधन, और तीसरा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, और डी है आय का अधिक होना। तो आंसर हो जाएगा आय का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बताता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो सके कि, ऑप्शन क्या होगा, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्ट प्राप्त कर सके, ये बिल्कुल सही है। उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करे, ये भी बिल्कुल सही है। एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे क्या चीज कहते हैं। उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। और ऑप्शन सेकंड है पूंजी व्यवस्था जो कि कभी होगा नहीं, सामुदायिक व्यवस्था जो कि कभी होगा नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लंडर मिस्टेक है भाई, ये कहाँ से होगा, वो ये तुम्हारा अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस पर विचार करके ही अपना आंसर देना, ऐसे ही आंसर देने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो याद रखना कि हमेशा जो है तुक्का में मारा हुआ क्वेश्चन गलत होता है। मान लेते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य साथ रहा तो
वो 100% में तुम्हारा 5%, 100% चला तो 5% में सही जा सकता है, नहीं तो हमेशा 95% खराब ही जाता है, मतलब गलत ही होता है। तो निम्नलिखित पर स्टेटमेंट क्या क्या जो देखो, पहला है कि अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा देखो, अर्थशास्त्र की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी सही है, तो आंसर आपका 1 और 2 दोनों होगा। देखो कहीं है, यहाँ है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का था उसी पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है, उसे क्या चीज कहते हैं? उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि क्या कहता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र पूंजीवादी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 42 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है उदारवादी अर्थव्यवस्था, फिर बाजार अर्थव्यवस्था, सी है खुली स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी इनमें सभी। तो आंसर वो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, तो हाँ नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत जैसे लेसेजिंग फेयर पॉलिसी पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है समाजवादी, 2 है पूंजीवादी, सी है खुली अर्थव्यवस्था और डी है बंद अर्थव्यवस्था। तो जो है तुम्हारा हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर 44 है कि हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएगा कौन थे? एडम स्मिथ थे। तो इस चीज़ को आप अच्छा से देखिए। क्वेश्चन नंबर था आपका 45 कि निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका हो गया, तुम्हारा रूस हो गया, तुम्हारा ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, सारे के सारे क्या चीज़ पूंजीवादी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 46 का था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत किसके द्वारा निर्धारित होता है जो बताओ? तो ऑप्शन 1 है सरकार के द्वारा, दूसरा दूसरा स्वयं सहायता समूह के द्वारा, तीसरा मांग और पूर्ति, और चौथा बाजार की क्रेता। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या? मांग और पूर्ति के द्वारा। ठीक है। 7 का था निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण मतलब समझ रहे हो, या तो वो मिश्रित होगा या तो सामाजिक होगा, या तो मिश्रित होगा और या तो सामाजिक, इन दो होगा। तो ऑप्शन ये देखो, हस्तक्षेप नीति का अनुसरण, ये तो बिल्कुल लक्षण है। सेकंड है वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है तथा उसका वितरण जो है वो बाजार के शक्ति के अधीन है, ये भी है। तो आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना, तो ये नहीं होगा आपको, ये नहीं होगा। सामाजिक कल्याण नहीं होगा, पूंजी में लाभ से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 48 है। ये कहता है कि निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है? तो ये हो जाएगा आपका उदारवादी में, कि उदारवादी में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है। क्वेश्चन 49 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो कहता निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी दोनों का? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूंजीवादी। क्वेश्चन 50 का था कि निम्नलिखित में कौन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? कौन है? तो ये आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता, बी है लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, और सी है प्रतियोगिताओं की शून्य उपस्थिति, और डी है उपभोक्ताओं का प्रभुत्व। तो आपको आंसर हो जाएगा कौन? 1 और 2, क्योंकि आर्थिक मतलब समझ क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता, बिल्कुल लाभ को अधिकतम करने से उद्देश्य। तो आपका आंसर हो गया 1 और 2। क्वेश्चन 51 क्या कहता है? 51 कहता है कि किसी मुक्त बाजार व्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन देखो, कहता अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर का निर्धारण, ये तो होगा ही नहीं। अर्थव्यवस्था की उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण, ये भी नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार निर्गत का
रिटर्न ये भी नहीं होगा। मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्योन्यति, तो आंसर यही होगा क्योंकि डी हो गया। 52 क्या कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अवधारणा का विकास किया गया, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज आपको 52 तक करवा देते हैं, नेक्स्ट के लिए आपको नेक्स्ट दिन करवाएं, आज के लिए क्वेश्चन काफ़ी है। तो मेरी ओर से डिसीजन है कि जितना भी लोग दरोगा की तैयारी करते हो वो जी जान से तैयारी करो, हो जाएगा भाई, बढ़िया से करेगा तब, क्योंकि दरोगा जो है ना, दरोगा नाम ही काफ़ी है, वो एक ब्रांड है। करना है तैयारी तो मन से करो, इसे फाड़ दो। और जो पढ़ा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लो बाबू, ज़रूर तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो चलिए, जय हिंद, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।